प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, पिछली लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हुआ था और चैप्टर नंबर 8 जब स्टार्ट हुआ था तो हम चैप्टर नंबर 8 के बच्चों 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। याद है? उन 2 क्वेश्चंस में बच्चों पहला क्वेश्चन ये था, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट पर बात मुकम्मल की थी। और बच्चों इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमने निपटाया था वो ये था, डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस। बच्चों डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस और एक्सप्लेन करना था इसको विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, राइट। और इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन करना था विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये बात मैं आपसे लास्ट टाइम कंप्लीट कर चुका हूं। यहां तक बेटा हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। याद है? पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड कुछ लॉज हैं जिन्हें हम लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। आज आपसे उन पर बात करनी है। और बच्चों जो क्वेश्चन मुझे आपसे डिस्कस करना है वो ये, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आगे सुने बच्चों। साइंटिस्ट का नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, और ये बात 1833 की है। बच्चों माइकल फैराडे ने पूरी जिंदगी स्टडी की इलेक्ट्रोलिसिस की, मतलब प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस स्टडी किया। बच्चों प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस स्टडी किया और उससे रिलेटेड 2 लॉज फॉर्मुलेट किए। उससे रिलेटेड 2 लॉज फॉर्मुलेट किए। उन लॉज का नाम माइकल फैराडे ने अपने नाम से रखा, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो बच्चों माइकल फैराडे इन 1833 discovered the quantitative laws governing the process of electrolysis. Governing the process of electrolysis, which are called Faraday's laws of electrolysis, जिनका नाम Faraday's laws of electrolysis रखा गया। ठीक है बेटा। और there are 2 laws put forward by Faraday. Faraday ने 2 लॉज हमें दिए, जिनमें से पहला लॉ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए बच्चों, जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं
तो सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पर या तो डिपॉजिट होते हैं या लिबरेट होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पर हमने जब NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की थी, हमने जब NaCl मोल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की थी, तो बच्चों मोल्टेन NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन्स मौजूद थे, ऐसा है। अच्छा, जब हमने उसके अंदर इलेक्ट्रोड लगाकर इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो बताओ बेटा क्या हुआ? Cl नेगेटिव आयन एनोड की तरफ गए, वहां जाकर उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन गैस बनकर लिबरेट हो गई। NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करी थी तो एट एनोड क्लोरीन डिपॉजिट नहीं, लिबरेट हुई थी, क्योंकि क्लोरीन गैस है और गैस डिपॉजिट नहीं होती, लिबरेट होती है। जबकि सोडियम पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ गए और कैथोड की तरफ जाकर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन किया, और बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल बनी और वो वहीं पर डिपॉजिट हो गई। तो इसका मतलब एनोड से क्लोरीन लिबरेट और कैथोड पर सोडियम डिपॉजिट हुआ, ठीक है। जबकि हमने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की थी जब, तो आपने देखा था कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई थी, एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट हुई थी। इन सारी बातों से ये पता चल रहा है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो बच्चों सब्सटेंसेस या तो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होते हैं या लिबरेट होती है, या तो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। माइकल फैराडे ये कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड deposited on any electrode during the process of electrolysis is directly proportional to quantity of electric current, यानी weight of a substance deposited or liberated at an electrode during the process of electrolysis is directly proportional to quantity of current, यानी जितना ज्यादा करंट पास करोगे सब्सटेंस उतना ही ज्यादा डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। जितना कम करंट पास करेंगे सब्सटेंस उतना ही कम डिपॉजिट या लिबरेट होगा। तो बच्चों साइंटिस्ट ये कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, साइंटिस्ट ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड or liberated at an electrode during electrolysis is directly proportional to quantity of current passed through the electrolyte, यानी
कम करंट पास करेंगे तो कम क्वांटिटी डिपॉजिट या लिबरेट होगी, ज्यादा करंट पास करेंगे तो ज्यादा क्वांटिटी डिपॉजिट या लिबरेट होगी। यानी सब्सटेंस का वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ करंट के साथ। ठीक है बेटा, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमास में इसलिए लिखा है कि ये स्टेटमेंट है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट बच्चों इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। अब आइए इसको एक्सप्लेन करने की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, सपोज कीजिए कि हमने इलेक्ट्रोलिसिस करी, तो इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पास किया ए मतलब एम्पियर, करंट की यूनिट एम्पियर होती है और एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो हमने किसी इलेक्ट्रोलाइट में से ए एम्पियर करंट पास किया फॉर टी सेकेंड, टाइम का सिंबल होता है टी, स्मॉल टी। ठीक है, और जो वेट डिपॉजिट हुआ या लिबरेट हुआ, जो वेट डिपॉजिट या लिबरेट हुआ उसको हमने डिनोट किया बाय डब्ल्यू। तो बच्चों इसीलिए मैंने आपके सामने लिखा है इफ डब्ल्यू इज द, अच्छा कैपिटल डब्ल्यू है ये, मतलब वेट, if W is the weight of a substance deposited or liberated and a ampere of current is passed for t second, a ampere of current है जो पास हुआ बच्चों for t second। ठीक है, then according to Faraday's first law of electrolysis, वेट जो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो साइन आया है जिसको आपने देखा, इसको कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और बच्चों वेट डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी ऑफ करंट के साथ। ज्यादा करंट ज्यादा वेट, कम करंट कम वेट। और बच्चों करंट की क्वांटिटी ज्यादा पास करेंगे या कम पास करेंगे, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप करंट की मिकदार बढ़ा दें, एम्पियर बढ़ा दें, तो क्या होगा, ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा। एम्पियर कम कर दें तो कम वेट डिपॉजिट होगा, नंबर वन। अगर आप एम्पियर कम ज्यादा ना करना चाहें, अगर आप एम्पियर कम ज्यादा ना करना चाहें तो कोई बात नहीं, टाइम बढ़ा दें, एम्पियर वही रखें। तो ज्यादा टाइम तक करंट पास करोगे तो वेट ज्यादा डिपॉजिट या लिबरेट होगा, कम टाइम तक करंट पास करेंगे तो कम वेट डिपॉजिट या लिबरेट होगा। इसका मतलब वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पियर के साथ भी और टाइम के साथ भी। जब ही तो मैंने लिखा है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू T। और आप ये बात जानते हो, ये जो बीच में सिंबल बना हुआ है इसको कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस साइन को खत्म करते हैं जब, आपको पहले भी बताया था, और इस साल तो माशाल्लाह फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं आप।
साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं जब, तो आपको ये बात पता होगी कि साइन ऑफ इक्वलिटी आता है, देन कांस्टेंट, साइन ऑफ इक्वलिटी और फिर कांस्टेंट, और कांस्टेंट के बाद a इंटू टी। ठीक है बेटा। बच्चों, माइकल फैराडे ने कांस्टेंट की जगह इस्तेमाल किया z, और a इंटू टी तो पहले से ही। तो बच्चों, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की इक्वेशन बन गई W इज इक्वल टू ZAT। W इज इक्वल टू ZAT। W क्या है ये तो हम ऊपर लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। A क्या है ये हम ऊपर लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। T क्या है ये हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, Z एक नई चीज है, तो इसको एक्सप्लेन करने की नीड है। बच्चों, Z इज अ कांस्टेंट, Z इज अ कांस्टेंट, पता भी आपको Z कांस्टेंट है, कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा, Z उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो इस बात को कैसे लिखेंगे? ऐसे, वेयर Z इज अ कांस्टेंट, Z इज अ कांस्टेंट known as electrochemical equivalent of the substance। ठीक है बेटा, electrochemical equivalent of that substance। अब मेरी बात सुनिए। अगर बच्चों ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर ये क्वेश्चन सेक्शन बी में आएगा तो आप पता है क्या करोगे? आप इंट्रोडक्शन हटा देंगे और इंट्रोडक्शन हटाकर यहां तक लिखेंगे। ये बच्चों सेक्शन बी के लिहाज से कंप्लीट हो गई बात। ये बेटा सेक्शन बी के लिहाज से कंप्लीट हो गई बात। लेकिन अगर सेम यही क्वेश्चन सेक्शन सी में आए, सेम यही क्वेश्चन अगर सेक्शन सी में आए, तो आप क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे और ये जो पूरा लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है ये भी लिखेंगे, और दो चीजें आपने मजीद एक्सप्लेन करनी होंगी। लॉन्ग के लिए कह रहा हूं, दो चीजें आपने मजीद एक्सप्लेन करनी होंगी। दो चीजें कौन सी? एक तो आपने Z जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बताया है, एक तो इसको एक्सप्लेन करना होगा। और बच्चों Z जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, आपने उसकी यूनिट बतानी होगी, और उसके बाद डेफिनेटली न्यूमेरिकल शुरू हो जाने। ठीक है, तो बात अब मैं जो आगे बढ़ा रहा हूं वो बच्चों सेक्शन सी के लिहाज से आगे बढ़ा रहा हूं। जरा मेरी बात सुने गौर से। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक, अब मेरी बात सुने। आप मुझे ये बताइए बच्चों, आप मुझे ये बताइए, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का
बच्चों फार्मूला क्या है? W इज इक्वल टू ZAT, ZAT, यही है ना? ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि मैंने बच्चों करंट लिया, मैंने करंट पास किया 1 एम्पियर फॉर 1 सेकेंड, यानी मैंने एम्पियर की जगह लिख दिया 1 और टी की जगह 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 एम्पियर करंट पास हुआ फॉर 1 सेकेंड। तो बच्चों ए की जगह 1, टी की जगह 1। बताओ ऐसा करने से क्या नतीजा निकलेगा? ऐसा करने से बच्चों नतीजा ये निकला, यानी Z बराबर हो गया W के। यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। क्या? when 1 एम्पियर करंट is passed for 1 second, if 1 ampere current is passed for 1 second, 1 ampere current is passed for 1 second, तो क्या होगा? W is equal to Z, W Z के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा? यानी ये देखिए A की जगह 1, T की जगह 1, तो क्या हुआ? W is equal to Z, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट उस वजन के बराबर होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वो वेट होता है जो 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक पास करने से डिपॉजिट या लिबरेट हो। जभी तो कहते हैं दिस मीन्स व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट is passed for 1 second, then the weight of the substance deposited or liberated is exactly equal to its electrochemical equivalent। ठीक है? 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक पास करने से जो वेट डिपॉजिट होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के एग्जैक्टली इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वो वेट होता है जो डिपॉजिट या लिबरेट हो। कब? व्हेन 1 एम्पियर करंट is passed for 1 second। ठीक है? तो बच्चों मैंने आपसे कहा कि जब फैराडेज लॉ सेक्शन सी में आएगा तो अगली हेडिंग ये होगी, और बच्चों आखिरी हेडिंग ये होगी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सही है? आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की यूनिट क्या निकलेगी। ठीक है बच्चों? द करंट इन एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी आपसे कह रहे हैं कि अगर करंट एम्पियर में हो, बच्चों करंट एम्पियर में हो और इसको
मल्टीप्लाई कर दें बाय टाइम, तो ये क्या हो गया, एम्पियर इनटू टाइम, द करंट इन एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, करंट इन एम्पियर is known as इन दोनों के बच्चों, इन दोनों के प्रोडक्ट को, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम कहते हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम कहते हैं कूलम। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा था, W is equal to force into, बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा था। अच्छा, ये वाला W और फैराडेज लॉ वाला W सेम नहीं है। फैराडेज लॉ में W से मुराद है वेट और यहां पर W से मुराद है वर्क। तो बच्चों फोर्स जो कि न्यूटन में होती है, डिस्प्लेसमेंट जो कि मीटर में होता है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, वर्क। और बच्चों टाइम इन सेकेंड और मल्टीप्लाइड बाय एम्पियर, मल्टीप्लाइड बाय एम्पियर ऑफ करंट, इसको कहते हैं कूलम। ठीक है, तो बच्चों W इज इक्वल टू ZAT, एम्पियर इनटू टाइम इज इक्वल टू कूलम, एम्पियर इनटू टाइम इज इक्वल टू कूलम। तो बताओ बेटा, A और T की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, A और T की जगह मैं लिखूंगा C। तो W इज इक्वल टू Z इंटू C। ठीक है, अब एक बात बताइए, C मल्टीप्लाई हो रहा है ना, C बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको उस तरफ ले जाऊं तो क्या बनेगा, Z इज इक्वल टू W अपॉन C, Z इज इक्वल टू W अपॉन C। और W आपको पता है वेट है, वेट जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम, W की यूनिट होती है किलोग्राम और C तो है ही कूलम। तो बच्चों ये बन गया कूलम, किलोग्राम अपॉन कूलम, किलोग्राम अपॉन कूलम यानी किलोग्राम अपॉन C। ठीक है, W इज इक्वल टू kg पर कूलम। ये बेटा Z मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये बच्चों Z मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की यूनिट है। तो बच्चों आप फैराडेज लॉ अगर सेक्शन C के लिए लिखेंगे तो आपने ये पूरा लिखना होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन बतानी होगी यहां तक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की यूनिट ड्राइव करनी होगी यहां तक। ठीक है, और इस तरह आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो जाता है। बच्चों कोई बात अगर समझ में ना आया करे तो आप लेक्चर को रिपीट किया करो, लेक्चर को बेटा रिपीट किया करो। और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये नंबर मैंने आपको पहले भी दिया था, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप
कोई भी बात अगर पूछनी हो या मुझसे करनी हो तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको अगली क्लास में, मैं आपको अगले लेक्चर में आपकी पूछी हुई बात का जवाब दे दूंगा, ठीक है बेटा। बच्चों, आज मैं अपनी बात यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि अपना और अपने पेरेंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और अगर हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज।